Was? Adam und Sigmundus wollen eine neue Welt. Wie ist Adam? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं डार्क सीजन 2 के एक्सप्लेनेशन पे काम कर रहा था, पर पिछले कुछ दिनों से कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं कोई नई वीडियो नहीं डाल पाया। पर फिलहाल अब सब कुछ ठीक है, इसीलिए मैं आज आप लोगों के लिए डार्क सीजन 2 की एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ, जिसमें हम एपिसोड 3 और 4 की कहानी को जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरी डार्क सीरीज पे बनी हुई सभी वीडियोज नहीं देखी है तो आप उसे जरूर देख लें, वरना आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को। जैसा कि हमने पिछली पार्ट में देखा, जोनस गॉड पार्टिकल के जरिए टाइम ट्रेवल करके 2053 से किसी अननोन टाइमलाइन में पहुंच गया है। तो एपिसोड 3 की शुरुआत में हम छोटे हेल्गे को देखते हैं, जो कि फर्स्ट सीजन के लास्ट एपिसोड में टाइम ट्रेवल करके 1953 से 1986 में पहुंच गया था। वहीं दूसरी तरफ 6 महीने बाद यहाँ पे 1987 है और इस वक्त तक नोआ एक बार फिर से अपनी टाइम मशीन को छोटे हेल्गे के ऊपर टेस्ट करता है। दोस्तों, ये वही टाइम मशीन थी जिसपे नोआ ने मैट्स, एरिक और यासीन को बैठाकर टाइम ट्रेवल कराने की कोशिश की थी और उसमें वो लोग मारे गए थे। पर यहाँ पर इस बार नोआ एकदम कामयाब होता है और ये टाइम मशीन बिल्कुल सही काम करती है और छोटा हेल्गे टाइम ट्रेवल करके 1987 से अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन 1953 में लौट आता है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होकर के कहानी 1954 में आ जाती है और यहाँ पर हम ईगॉन की वाइफ डोरिस और एग्नेस को सेक्सुअली अट्रैक्ट होते हुए देखते हैं। वहीं अगले ही सीन में हम छोटे हेल्गे को देखते हैं, जो कि टाइम ट्रेवल करके यहाँ पे पहुंच गया था और अब वापस आने के बाद छोटा हेल्गे किसी से भी कुछ भी बोल नहीं रहा था। वहीं दूसरी तरफ उसके घर के लोग उसके अचानक वापस आ जाने की वजह से काफी ज्यादा आश्चर्य में थे और अब छोटे हेल्गे के बार बार ना बोलने की वजह से उसकी माँ एक प्रीस्ट को बुलाती है और वो कोई और नहीं बल्कि नोआ होता है। और अब नोआ जैसे ही हेल्गे से मिलता है वो उसे बोलने को कहता है, जिसके बाद हेल्गे तुरंत ही बोलने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नोआ ने ही 1954 से उसे टाइम ट्रेवल करके 1987 में भेजा था और इसी वजह से हेल्गे उसे पहचान रहा था। और अब हम यहाँ पे समझ पाते हैं कि छोटा हेल्गे नोआ को भगवान समझ रहा था और मेरे ख्याल से यही वो समय है जब हेल्गे नोआ के लिए काम करना शुरू कर देता है। जिसके बाद अब अगले ही सीन में कहानी 1987 में आ जाती है और वहां पर हम ईगॉन को देखते हैं, जो कि अल्ड्रिक नील्सन के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। इसीलिए वो तुरंत ही आइनस के पास पहुंचते हैं और अब ईगॉन आइनस से पूछते हैं कि क्या मिकेल अपने फैमिली के बारे में बातें करता है। अब जाहिर तौर पर आइनस ये सुनने के बाद ईगॉन से झूठ बोलती है कि मिकेल किसी से भी ज्यादा बातें नहीं करता है और अब ईगॉन के बार बार पूछने के बाद भी आइनस उसे कोई भी जवाब नहीं देती है। इसीलिए ईगॉन वहां से निकल करके चले जाते हैं, पर जाने से पहले वो आइनस से मिकेल की एक फोटो मांग लेते हैं और अब वो फोटो लेकर के वो तुरंत ही मेंटल असाइलम पहुंचते हैं, जहां पे अल्ड्रिक कैद होता है। और अब ईगॉन अल्ड्रिक को मिकेल की तस्वीर दिखाते हैं, जिसे देख करके अल्ड्रिक वहीं पे शॉक्ड हो जाते हैं और अब ये देख करके अल्ड्रिक ईगॉन के ऊपर पागलों की तरह हमला करने लगते हैं। दोस्तों, यहाँ पे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको पता होगा कि मिकेल टाइम ट्रेवल करके 2019 से 1986 में आ गया था। वहीं दूसरी तरफ अल्ड्रिक अपने बेटे को ढूंढते हुए 1953 में पहुंच गए थे और वो हमेशा के लिए 1953 में ही फंसे रह गए। इसीलिए आज वो 1987 में पूरी तरीके से बूढ़े हो चुके थे और यही कारण था कि 1987 में अल्ड्रिक मिकेल की तस्वीर देख करके भड़क जाते हैं। जिसके बाद अब ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। वहीं अगले ही सीन में हम क्लॉडिया को देखते हैं, जो कि हेल्गे से आकर के मिलती है और उससे मिलने के बाद वो उससे पूछती है कि आखिर उसने उसे जर्नी थ्रू टाइम बुक क्यों दी। और अब ये सुनने के बाद हेल्गे कुछ अजीब बातें करने लगता है, जिसे क्लॉडिया बिल्कुल भी समझ नहीं पाती है। पर यहाँ पर हेल्गे का ये कहना जरूर होता है कि वो ये सब कुछ नोआ के कहने पे कर रहा था और उसे अब नोआ के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो एक इविल इंसान है। जिसके बाद क्लॉडिया यहाँ से निकल करके सीधे एच.जी. टेनाहॉस के पास पहुँचती है और वहाँ पहुँच करके वो वही अ जर्नी थ्रू टाइम बुक उसे दिखाती है। यहाँ पे क्लॉडिया टेनाहॉस से सवाल करती है कि क्या उन्होंने ये बुक लिखी है
और अब यहाँ पे टेनाहॉस का कहना होता है कि वो उससे पहचानते हैं, पर यहाँ पे क्लॉडिया का कहना होता है कि वो पहली बार उससे मिली है। और अब उस बुक को देखने के बाद टेनाहॉस बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स के बारे में बताते हैं। दोस्तों, बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स उसे बोलते हैं जिसमें हम किसी भी आर्टिफैक्ट के ओरिजिन के बारे में पता लगा पाना एकदम नामुमकिन है। एग्जाम्पल के तौर पर टेनाहॉस क्लॉडिया को बताते हैं कि उन्होंने ये किताब इसीलिए लिखी क्योंकि ये किताब उनको फ्यूचर से किसी ने ला के दी, यानी कि टेनाहॉस ने ये किताब अपने फ्यूचर वर्जन वाले बुक को देख करके लिखा था। पर यहाँ पर फ्यूचर में ये बुक इसीलिए प्रेजेंट थी क्योंकि उन्होंने पास्ट में ये बुक लिखी। दोस्तों, इसीलिए हम इसे बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स बोलते हैं क्योंकि हम इसमें किसी भी चीज के ओरिजिन का पता नहीं कर सकते हैं, जैसा कि हम टेनाहॉस की इस बुक के बारे में जान पाए, जिसमें हम ये बात कभी नहीं बता सकते कि ये बुक आखिर कब लिखी गई। और अब यहाँ पे टेनाहॉस क्लॉडिया को बताते हैं कि उसकी ही ओल्डर वर्जन कई सालों पहले उससे आकर के मिली थी और उसने उन्हें वही बुक दी थी। और साथ ही साथ ओल्ड क्लॉडिया ने यह भी बताया था कि एक दिन यंग क्लॉडिया उससे आकर के मिलेगी। और तब टेनाहॉस यंग क्लॉडिया को बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स और टाइम मशीन के बारे में बताएंगे, जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। अब अगले ही सीन में हम 1954 में छोटे ट्रॉन्टे और क्लॉडिया को देखते हैं, जो कि अब एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ चुके थे। वहीं अगले ही सीन में हम इसी टाइमलाइन में ओल्ड क्लॉडिया को देखते हैं, जो कि एग्नेस निल्सन से आकर के मिलती है। ओल्ड क्लॉडिया यहाँ पर एग्नेस को एक न्यूज़पेपर कटिंग देती है, जिसके बाद वो वहाँ से निकल करके सीधे ईगॉन के पास पहुँचती है। अब यहाँ पर ईगॉन क्लॉडिया के पिता है, पर ओल्ड होने की वजह से वो क्लॉडिया को नहीं पहचान पाते हैं। पर जब ईगॉन ओल्ड क्लॉडिया की आंखों को देखते हैं तब उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो उनकी बेटी क्लॉडिया है। दरअसल यहाँ पर क्लॉडिया को हेप्टोक्रोमिया होता है। दोस्तों, यहाँ पर हेप्टोक्रोमिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें इंसान के दोनों आंखों के रंग अलग अलग हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर ईगॉन ओल्ड क्लॉडिया के आंखों को नोटिस करते हैं, क्योंकि ओल्ड क्लॉडिया की भी आंखें एक ब्राउन होती है वहीं दूसरी ब्लू होती है। अब यहाँ पर ओल्ड क्लॉडिया अपने पिता ईगॉन से अपने पुरानी गलतियों की माफी मांगती है और यहाँ पर क्लॉडिया ईगॉन से बोलती है, द वर्ल्ड डज नॉट डिजर्व यू, यू आर अ टू गुड अ पर्सन। अब ये सब कुछ सुन करके ईगॉन कुछ समझ नहीं पाते हैं और वो ओल्ड क्लॉडिया को वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं, जिसके बाद ईगॉन वहाँ से निकल करके अपने घर आ जाते हैं। यहाँ पे ईगॉन अपनी बेटी क्लॉडिया से मिलते हैं, जो कि इस वक्त काफी ज्यादा छोटी थी। और अब बातचीत के दौरान छोटी क्लॉडिया भी वही लाइन दोहराती है जो कि ओल्ड क्लॉडिया ने बोली थी, द वर्ल्ड डज नॉट डिजर्व यू, यू आर अ टू गुड अ पर्सन। यहाँ पे ऐसा इसलिए था क्योंकि ये दोनों सेम क्लॉडिया होती हैं, जो कि डिफरेंट टाइमलाइन से थी। पर यहाँ पर दोनों क्लॉडिया ये बात अलग अलग वजह के लिए बोलती हैं। छोटी क्लॉडिया ने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि उसकी माँ डोरिस एग्नेस के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व है। वहीं दूसरी तरफ ओल्ड क्लॉडिया ने ऐसा क्यों बोला, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। और अब ये सब कुछ सुन करके ईगॉन को कुछ भी समझ में नहीं आता है और ईगॉन को ये सारी बातें डेजा वू जैसी फील होती है। जिसके बाद अब अगले ही सीन में हम 1987 में क्लॉडिया को देखते हैं, जो कि अपने पिता ईगॉन से मिलती है। और इस टाइम तक क्लॉडिया अपने पिता ईगॉन से काफी ज्यादा नाराज रहती थी। पर यहाँ पर ईगॉन क्लॉडिया को बताते हैं कि उन्हें कैंसर है और अब ये जानने के बाद क्लॉडिया अपने पिता के लिए भावुक हो जाती है और एक बार फिर से वो अपने पिता से अच्छे से पेश आती है। और अब यहाँ पर क्लॉडिया को सभी चीजों के बारे में जानना था, इसीलिए वो टाइम ट्रेवल करके 2020 वाली टाइमलाइन में आती है और वहाँ पर आने के बाद वो अपनी बेटी रेजिना को देखती है, जो कि कैंसर से जूझ रही थी। और अब ये सब कुछ देख करके क्लॉडिया बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और वो वहीं पे रोने लगती है, क्योंकि 1987 वाली टाइमलाइन में उसके पिता कैंसर से जूझ रहे थे, वहीं 2020 वाली टाइमलाइन में उसकी बेटी को कैंसर होता है। जिसके बाद अब अगले ही सीन में कहानी 1954 में आ जाती है, जहाँ पे ओल्ड क्लॉडिया H.G. टेनाहॉस से मिलती है और वो उसे वही किताब अ जर्नी थ्रू टाइम देती है। यहाँ पे ओल्ड क्लॉडिया टेनाहॉस को बोलती है कि 1987 में यंग क्लॉडिया उससे मिलने आएगी और तब टेनाहॉस यंग क्लॉडिया को बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स और टाइम मशीन के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, ये सीन देखने के बाद आप समझ पा रहे होंगे कि टेनाहॉस ने अपनी बुक कैसे लिखी। जिसके बाद अब अगले ही सीन में हम नोवा को देखते हैं, जो कि एग्नेस से आकर के मिलता है और ये दोनों आपस में बातें करते हैं और इसी बातचीत के दौरान हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये दोनों भाई बहन हैं। एग्नेस यहाँ पे नोवा से बोलती है कि वो न्यू साइकिल का हिस्सा बनना चाहती है और एडम उसे वापस से सिगमंडस कल्ट में शामिल कर ले। और इतना बोलने के बाद एग्नेस नोवा को वही न्यूज़पेपर कटिंग देती है जो कि ओल्ड क्लॉडिया ने उसे दिया था। वहीं दूसरी तरफ एग्नेस नोवा
नोवा को बताती है कि डायरी के मिसिंग पेजेस ओल्ड क्लॉडिया के पास में है। और अब ये सुनने के बाद नोवा तुरंत ही ओल्ड क्लॉडिया को ढूंढते हुए बाहर आ जाता है, जहाँ पर उसे ओल्ड क्लॉडिया मिल जाती है। और अब नोवा ओल्ड क्लॉडिया के सामने बंदूक तान देता है। और अब ये देखने के बाद ओल्ड क्लॉडिया नोवा से बोलती है कि उसे पता है कि आज वो मारी जाएगी, जिसके बाद अब नोवा क्लॉडिया से बोलता है कि अब वो उसके लिए काम नहीं करता है। और ये सुनने के बाद हम समझ पाते हैं कि किसी न किसी समय में नोवा क्लॉडिया के लिए काम करता था। और इतना बोलने के बाद नोवा ओल्ड क्लॉडिया को गन से शूट कर देता है, जिसकी वजह से वो वहीं पे मारी जाती है। अब उसके मरने के बाद नोवा को डायरी के मिसिंग पेजेस मिल जाते हैं और उसे देखने के बाद नोवा बुरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। और अब हम यहाँ पे समझ पाते हैं कि इन पेजेस में कुछ ऐसी बातें लिखी थी जो काफी ज्यादा खतरनाक थी। वहीं एपिसोड 3 के लास्ट सीन में हम 1954 में एडम को देखते हैं और एडम नोवा से सवाल करता है कि क्या उसे डायरी के मिसिंग पेजेस मिले। और अब नोवा एडम से झूठ बोलता है कि उसके पास पेजेस नहीं है। और इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं पे एंड हो जाती है। अब एपिसोड 4 की शुरुआत 1921 से होती है, जहां पे हम जोनस को देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको याद होगा कि एपिसोड 2 के लास्ट में गॉड पार्टिकल के जरिए जब जोनस ने टाइम ट्रेवल किया तब वो 1921 में आ गया। अब यहाँ पर आने के बाद जोनस को 2 किसान अपने घर ले जाते हैं, क्योंकि जोनस बहुत ज्यादा घायल होता है। वो दोनों किसान जोनस को लेकर के एक घर में आते हैं, जहाँ पर उसे खाने के लिए खाना दिया जाता है और साथ में ही उसका इलाज किया जाता है। और तभी हम यहाँ पे सरप्राइजिंगली छोटी एग्नेस को देखते हैं। और अब ये देख करके हम समझ पाते हैं कि ये घर किसी और का नहीं बल्कि यंग नोवा का होता है। और अब खाना खाने के बाद जोनस थोड़ी देर आराम करता है और जब वो वहाँ से उठता है तब वो सीधे विंडन केव की तरफ भागता है ताकि वो अपनी टाइमलाइन में वापस जा सके। पर जैसा कि हम जानते हैं कि 1921 में विंडन केव के अंदर कोई भी टनल नहीं बना था। और अब ये देख करके जोनस बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और जब वो विंडन केव से बाहर आता है तब उसकी मुलाकात यंग नोवा से होती है। यहाँ पे यंग नोवा जोनस से बोलता है कि सिगमंडस उसका इंतजार कर रहे हैं और उसे पता है कि वो अपनी टाइमलाइन में वापस जाना चाहता है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होकर के कहानी 2020 वाली टाइमलाइन में आ जाती है, जहाँ पे हम क्लॉसेन को देखते हैं जो कि अलेक्जेंडर टीरमैन को इन्वेस्टिगेट कर रहा था, क्योंकि उसने शादी के बाद अपनी वाइफ का सरनेम यूज किया था। यहाँ पे क्लॉसेन वाइलर से भी इसके बारे में पूछताछ करता है, पर जैसा कि हम जानते हैं कि वाइलर खुद ही अलेक्जेंडर के लिए काम करता था, इसीलिए वो क्लॉसेन को कुछ खास जानकारी नहीं देता है। वहीं अगले ही सीन में हम क्लॉडिया को देखते हैं जो कि टाइम ट्रेवल करके 2020 में आ चुकी थी। और यहाँ पर आने के बाद क्लॉडिया पिछले 33 साल में हुए सभी घटनाओं के बारे में जानने के लिए सिटी लाइब्रेरी में आती है, जहाँ पे अब पुराने रिकॉर्ड्स देखने के बाद उसे पता चलता है कि क्लॉडिया के पिता ईगॉन 26 जून 1987 को अचानक से ही मारे गए थे। इतना ही नहीं बल्कि 1987 में खुद क्लॉडिया भी अचानक गायब हो गई थी और उसके बाद उसे कभी भी नहीं देखा गया। दोस्तों, यहाँ पर ऐसा शायद इसलिए होता है क्योंकि 1987 वाली क्लॉडिया खुद ही टाइम ट्रेवल कर रही है और अब वो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए आगे लगातार टाइम ट्रेवल करती रहेगी, जैसा कि हमने ओल्ड क्लॉडिया को करते हुए देखा था। इट जस्ट अ टाइम पैराडॉक्स। वहीं अगले ही सीन में हम स्ट्रेंजर जोनस को देखते हैं जो कि अपने घर में होता है। तभी वहाँ पर स्ट्रेंजर जोनस को अलेक्जेंडर की बोरिस वाली आइडेंटिटी की पासपोर्ट मिल जाती है, जिससे वो जान पाता है कि उसकी माँ हैना पासपोर्ट के जरिए उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ हम हैना को देखते हैं जो कि स्ट्रेंजर जोनस के ऊपर अब भी विश्वास नहीं कर रही थी, इसीलिए वो तुरंत ही पुलिस में कॉल करके शॉर्ले को अपने पास बुला लेती है। और हैना शॉर्ले को पिछली सभी घटनाओं के बारे में बताते हुए स्ट्रेंजर जोनस से मिलवाती है। यहाँ पे शॉर्ले स्ट्रेंजर जोनस को देख करके समझ जाती है कि यही वो इंसान है जो कि रेजिना के विंडन होटल में आकर के रुका था। अब अगर आपको याद होगा तो एलिजाबेथ को अपने ही घर के एक बुक में सिगमंडस कल्ट के लोगों की एक फोटो मिली थी जिसमें ढेर सारे लोग होते हैं। यहाँ पे शॉर्ले तुरंत ही वो फोटो स्ट्रेंजर जोनस को दिखाती है और वो उससे पूछती है कि ये सभी लोग कौन हैं, जिस पे स्ट्रेंजर जोनस का कहना होता है कि ये सभी लोग ट्रैवलर्स हैं। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होती है। वहीं अगले ही सीन में हम मैग्नेस, मार्था, एलिजाबेथ और फ्रांसिस्का को देखते हैं जो कि एक साथ मिलकर के विंडन केव के अंदर जाते हैं। तभी अचानक वहाँ पर बार्थोस टाइम मशीन के साथ आता हुआ मिल जाता है। अब ये सभी लोग तुरंत ही बार्थोस को नॉक डाउन करते हैं और वहीं पे बांध देते हैं। यहाँ पर वो सभी लोग बार्थोस से सवाल करते हैं कि ये आखिर क्या है, पर इसके बारे में बार्थोस उन्हें कुछ भी नहीं बताता है। जिसके बाद
वो सभी लोग बार्थोस को वहीं बांध के उसकी टाइम मशीन लेकर के वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद अब अगले ही सीन में हम शॉर्ले को देखते हैं जो कि स्ट्रेंजर जोनस और हैना को लेकर के उसी बंकर में आते हैं जहां पे पीटर भी मौजूद होता है, जहां पर सभी लोग इस कंफ्यूजिंग गुत्थी को सुलझाने में लगे हुए थे। अब यहां पहुंचने के बाद हैना कई चीजों को नोटिस करती है। वहीं दूसरी तरफ पीटर का कहना होता है कि ओल्ड क्लॉडिया ने उसे एक डायरी दी थी जिसमें पास्ट और फ्यूचर में होने वाले सभी इंसिडेंट को लिखा गया था, पर उसके कुछ पेजेस मिसिंग थे। और अब ये सुनने के बाद हैना तुरंत ही शॉर्ले को बोलती है कि वो कैथरीना को इसके बारे में सब कुछ बता देगी, क्योंकि वो अपने बेटे मिकेल और अल्रिक को ढूंढने के लिए रोज विंडन केव जाया करती थी। जिसके तुरंत बाद शॉर्ले कैथरीना को लेकर के उसी बंकर में आ जाती है। और अब कैथरीना उन सभी लोगों को देख करके काफी ज्यादा हैरान थी। वहीं दूसरी तरफ वो हैना से काफी गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसका अफेयर अल्रिक के साथ चल रहा था। अब यहाँ पे आने के बाद वो सभी लोग कैथरीना को मिकेल और अल्रिक के टाइम ट्रेवल वाली थियरी के बारे में बताते हैं, लेकिन जाहिर तौर पर कैथरीना को इनके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है। पर इन सभी की बातों को सुनने के बाद वो कुछ कनेक्शन को नोटिस कर पाती है, इसीलिए वो तुरंत ही वहाँ से निकल करके विंडन स्कूल में आती है और वो पुराने रिकॉर्ड्स में मिकेल को तलाशने लगती है, जहाँ पर उसे 1987 की एक स्कूल पिक्चर मिलती है और इस पिक्चर में मिकेल भी होता है। और ये देख करके कैथरीना बुरी तरह हैरान हो जाती है। और अब ये सब कुछ देख करके कैथरीना समझ पाती है कि वो सभी लोग सही कह रहे थे और मिकेल सचमुच ही टाइम ट्रेवल करके 1987 में पहुंच गया था। वहीं अगले ही सीन में हम बंकर के अंदर स्ट्रेंजर जोनस को देखते हैं जो कि सभी को बताता है कि सिकमंडस का लीडर एडम 3 दिनों के अंदर ही लास्ट साइकिल शुरू कर देगा और वो खुद ही एडम को रोकना चाहता है। वहीं एपिसोड के लास्ट सीन में हम 1921 में जोनस को देखते हैं जो कि सिकमंडस सोसाइटी में होता है। और अब यंग नोवा जोनस को लेकर के सिकमंडस सोसाइटी में आता है जहाँ पे ओल्ड नोवा भी पहले से मौजूद था और उसे देख करके जोनस बुरी तरह हैरान होता है। यहाँ पे दोनों ही नोवा जोनस को बताते हैं कि एडम उन्हें सही रास्ता दिखाएगा जिससे लास्ट साइकिल शुरू होगी और अगर जोनस एडम की बात मानता है तो वो अपनी टाइमलाइन में वापस जा सकता है। जिसके बाद अब अगले ही सीन में जोनस की मुलाकात एडम से होती है। अब जोनस एडम को देख करके काफी ज्यादा परेशान होता है और जोनस सवाल करता है कि वो ऐसा क्यों दिखता है, जिसपे एडम का कहना होता है कि बार बार टाइम ट्रेवल करने की वजह से उसकी बॉडी आज ऐसी हो गई है और यहाँ पर वो सिकमंडस का लीडर है और यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी लोग ट्रेवलर्स हैं। और अब ये सारी बातें सुनने के बाद जोनस एडम से सवाल करता है कि वो आखिर है कौन। और अब इतना सुनने के बाद एडम जोनस को अपने गले का निशान दिखाता है जिससे देख करके जोनस एकदम चौंक जाता है। और यहाँ पर सीरीज का सबसे बड़ा प्लॉट रिवील होता है क्योंकि एडम कोई और नहीं बल्कि फ्यूचर जोनस ही होता है। अब दोस्तों यहाँ पर ये बहुत ही हैरान कर देने वाली बात थी और यहाँ पर हमारे मन में सवाल आता है कि क्या जोनस इस सीरीज का हीरो और विलन दोनों है। और इसी के साथ एपिसोड 4 भी यहीं पे एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी डार्क सीजन 2 के एपिसोड 3 और 4 की एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों इस वीडियो के अंत तक हम कई चीजों को समझ पाए, जिसमें सबसे बड़ी बात तो ये कि जोनस ही एडम है, लेकिन यहाँ पर हमें एडम और जोनस के रियल इंटेंशन का पता नहीं चला है। दोस्तों यहाँ पे मैं समझ पा रहा हूँ कि ये सीरीज काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। वहीं आप लोगों के मन में कई सवाल होंगे कि आखिर इस सीरीज में चल क्या रहा है और इसका एंड आखिर कहाँ पर है। तो दोस्तों भरोसा रखें, आने वाली वीडियोस के साथ साथ इस सीरीज में कई बड़े खुलासे होने हैं जिसमें आपको इसी तरीके के कई ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा ये चैनल बना रहे और मैं ऐसे ही एंटरटेनिंग वीडियो आपके लिए और पोस्ट कर सकूं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि मैं बहुत ही जल्द इसके अगले पार्ट की वीडियो लाने वाला हूं। और आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।